हेलो बच्चों, मैं स्मिता बिजलवान स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 6 की साइंस। और क्लास 6 साइंस में हमारा चैप्टर चल रहा था एयर अराउंड अस, यानी कि हमारे चारों ओर वायु। तो इसी को आगे हम कंटिन्यू करेंगे और एक बार देख लेंगे कि अपने लास्ट लेक्चर में हमने क्या क्या पढ़ा था। ठीक है, तो एयर अराउंड अस से रिलेटेड काफी सारे टॉपिक्स को हमने लास्ट लेक्चर में क्लियर कर लिया था, अच्छे से समझ लिया था और उसको डिटेल में डिस्कस भी कर लिया था। ठीक है, तो एक बार उसको रिवाइज कर लेते हैं, फिर चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, चलो तो लास्ट लेक्चर में जो भी हमने पढ़ा रिवाइज करते हैं एक बार। तो हमने क्या पढ़ा, ये जो वायु है हमारे चारों ओर है ना। अभी अगर हम देखें तो अभी हमें क्या दिख रहा है, इस तरीके से कुछ हमारा क्लासरूम है। क्लासरूम में क्या है, ब्लैक बोर्ड है, डस्टबिन है, ठीक है, एक दरवाजा है, खिड़की है, इसके अलावा बहुत सारे टेबल हैं, चेयर हैं। ठीक है, इस तरीके से है ना। अब एक और चीज आपको क्या दिख रही है, ठीक है, टेबल चेयर हैं, इन टेबल चेयर पर बच्चे बैठे हुए स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, इसके अलावा भी आपको क्या दिख रहा है कि ये जो रूम है आपका क्लासरूम है, इसमें काफी सारी जगह खाली है ना। तो क्या ये जगह सच में खाली है या ये जगह किसी ने ऑक्यूपाई करी हुई है, यानी कि घेरी हुई है किसी ने। तो सोचिए इस बारे में। तो आपको देखने में तो लगेगा कि हाँ, ये बाकी का रूम तो खाली है ना, इतना स्पेस तो इन चीजों ने ऑक्यूपाई किया है, इसके अलावा बाकी रूम खाली है। लेकिन ऐसा नहीं है, ये जो बाकी रूम हमें खाली दिखाई दे रहा है, रियल में क्या है, ये पूरा स्पेस ऑक्यूपाई किया है एयर ने, यानी कि ये पूरी जगह वायु ने घेरी हुई है। ठीक है, चलिए, तो एयर क्या है, हमारे चारों ओर पाई जाती है। फिर हमने इसकी कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में बात कर ली थी कि एयर क्या होती है, पारदर्शी है, ट्रांसपेरेंट है। ट्रांसपेरेंट है तभी तो हम इसके आर पार देख पा रहे हैं, क्योंकि हम जानते हैं, देखो अभी हमारे आंखों के पास भी क्या है, सामने क्या है, एयर है ना। लेकिन फिर भी हम अपने आस पास, अपने अगल बगल जो भी बैठा है उसे देख पा रहे हैं। क्यों देख पा रहे हैं, क्योंकि ये जो एयर है कैसी है, पारदर्शी है, इसीलिए हम दूसरों को इसके आर पार देख पा रहे हैं। क्लियर है। ठीक है, तो ये तो समझ में आ गया कि एयर क्या है, ट्रांसपेरेंट, यानी कि पारदर्शी है। दूसरा अगर हम कहें कि दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, ये क्या है, कलरलेस भी, इसका कोई रंग नहीं है। इसके अलावा और भी कई सारी प्रॉपर्टीज हैं, जैसे ये टेस्टलेस है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम कहें तो ये कैसी है, कलरलेस, टेस्टलेस, ऑर्डरलेस है, यानी कि इसकी कोई स्मेल नहीं है, कोई दुर्गंध नहीं है, कोई सुगंध नहीं है। तो ये कुछ एयर की प्रॉपर्टीज हैं। इसके अलावा कुछ और मेन प्रॉपर्टीज भी हैं, जैसे एयर को कहा जाता है मैटर, यानी कि पदार्थ। क्यों कहा जाता है पदार्थ, क्यों हम मैटर कहेंगे एयर को, क्योंकि ये जो है दो प्रॉपर्टीज को फॉलो करता है जो पदार्थ की प्रॉपर्टीज होती हैं। अब वो क्या है, एक तो है स्पेस ऑक्यूपाई करना, यानी कि जगह घेरना, और दूसरी है मास, यानी कि द्रव्यमान होना या वजन जिसको हम कहते हैं। तो दो प्रॉपर्टीज ये फॉलो करता है कि स्पेस ऑक्यूपाई करता है और इसका मास होता है, इसीलिए एयर को हम मैटर भी कहते हैं। और एक और चीज, ये क्या करता है, प्रेशर एक्सर्ट करता है सभी दिशाओं में, एक्सर्ट प्रेशर इन ऑल डायरेक्शंस, यानी कि सभी दिशाओं में ये क्या करता है, प्रेशर को एक्सर्ट करता है। अब इसको हमने कैसे समझा था, इसको हमने ग्लास वाले एग्जांपल से समझा था कि हमें क्या करना है, एक ग्लास लेना है, ठीक है, इस तरीके से, और इस ग्लास को 1/3 फिल कर लेना है पानी से। चलो इतना हमने इसको 1/3 जो है पानी से हमने इसको फिल कर लिया। अब हमें क्या करना है, इस ग्लास के ऊपर रखना है एक इंडेक्स कार्ड। इंडेक्स कार्ड, अब ये कार्ड जो है गत्ते का हो सकता है, कार्डबोर्ड का हो सकता है, ठीक है, इस तरीके से इंडेक्स कार्ड को हमें इस पर रख देना है। ठीक है, अब मान लो इस तरीके से ये ग्लास है, इसके ऊपर हमने रख दिया है इंडेक्स कार्ड, ग्लास का जो माउथ है उसको हमने पूरा इंडेक्स कार्ड से ढका दिया है। अब हमें क्या करना है, इसके ऊपर हाथ रख करके इसको क्या कर देना है, पलट देना है, इन्वर्ट कर देना है। तो जब हम इसको इन्वर्ट कर देंगे और फिर हमें नीचे से अपना हाथ हटा देना है,
अब आप क्या देखोगे कि जो ग्लास है उससे पानी को नीचे गिरना चाहिए था, इंडेक्स कार्ड को भी नीचे गिरना चाहिए था, ऐसा होना चाहिए था। लेकिन होता क्या है कि जो इंडेक्स कार्ड है वो ग्लास पर चिपका रहता है। ठीक है, किस वजह से चिपका रहता है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से, कि बाहर क्या एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर का प्रेशर लगता है इंडेक्स कार्ड पर, जिस वजह से इंडेक्स कार्ड जो है ग्लास पर चिपका रहता है और पानी नीचे नहीं गिरता। तो ये क्या प्रॉपर्टी है कि एयर क्या करती है? प्रेशर एक्सर्ट करती है। क्लियर है? चलो, तो ये कुछ प्रॉपर्टीज थी जो लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ ली थी, तो एक बार आप देख लीजिए। चलो, तो ये कुछ प्रॉपर्टीज थी जो हमने एक एक करके अभी पढ़ ली है। फिर ये एक्सपेरिमेंट भी हमने परफॉर्म कर लिया था जो बताता है कि एयर क्या है? एक मैटर है, एक पदार्थ है, यानी कि ये जगह भी घेरता है और इसका कुछ ना कुछ द्रव्यमान, मास या हम वजन जिसे कहते हैं वो होता है। ठीक है, चलो, जैसे यहाँ पर हमें दिख रहा है थोड़ा सा, तो चलो इसको अगर हम इमेज को देखें और इस इमेज को देख करके हम क्या समझ रहे हैं या क्या हमें पता चल रहा है या क्या ऑब्जर्वेशन हम कर रहे हैं, तो इस इमेज को देखने से हमें पता चल रहा है कि ये वाला जो बॉल है इसका जो वजन है वो इस वाले बॉल से ज्यादा है। ठीक है, क्यों है इस वाले बॉल से ज्यादा? क्योंकि इस वाले बॉल के अंदर क्या है? एयर भरी हुई है, जबकि इस वाले बॉल के अंदर एयर जो है भरी हुई नहीं है। तो इसका वजन ज्यादा किसकी वजह से है? एयर की वजह से है। ठीक है, दूसरी चीज, इस वाली बॉल ने इतना ही स्पेस को घेरा हुआ है, इतनी जगह को घेरा हुआ है, जबकि इस बॉल ने इतनी जगह को घेरा हुआ है। ये भी किसकी वजह से है? एयर की वजह से है ना? एयर इसके अंदर नहीं है इसलिए इसने कम जगह घेरी हुई है, इसके अंदर है इसीलिए इसने ज्यादा जगह को घेरा हुआ है। ठीक है, चलो, तो क्लियर हो गया इतना। नेक्स्ट, ये इंडेक्स कार्ड वाला एक्सपेरिमेंट, ग्लास में पानी भर के इसके ऊपर लगा देना है इंडेक्स कार्ड, फिर इसे क्या कर देना है? इन्वर्ट कर देना है, यानी कि उल्टा कर देना है। क्या दिखेगा? कि जो इंडेक्स कार्ड है ये ग्लास पर चिपका रहेगा। किस वजह से चिपका रहेगा? एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से। ठीक है, तो यहाँ से क्या समझ आता है कि एयर क्या करती है? प्रेशर को एक्सर्ट करती है। अब एक और इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी हमने पढ़ ली थी कि एयर क्या करती है? दहन की प्रक्रिया में सपोर्ट करती है, यानी कि सहायता करती है। चलिए, तो यहीं से हम अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था कि मान लो हमें कहीं पर आग जलानी है, मान लो ये कुछ लकड़ियां हैं, ठीक है, इन लकड़ियों से कुछ आग जल रही है। ठीक है, ठीक है, चलो, तो ये जो आग जल रही है इसके लिए क्या क्या कंडीशंस इंपॉर्टेंट है या नेसेसरी है? देखो, आग जलाने के लिए सबसे पहले हमारे पास ये जो ईंधन है, ईंधन होना चाहिए। यहाँ पर ईंधन क्या है? यहाँ पर ईंधन है लकड़ी। दूसरी चीज, आग जलाने के लिए क्या होना चाहिए? देखो, ईंधन तो होना चाहिए पहला। ठीक है, दूसरी कंडीशन क्या है? होना चाहिए ऑक्सीजन। क्या होना चाहिए? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन किस में है? एयर में। ठीक है, एयर में क्या है? ऑक्सीजन है ना, जानते हैं ना हम एयर में। जैसे एयर की अगर हम बात करें अलग अलग कंपोनेंट की, तो एयर में होता है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, डस्ट, वाटर वेपर, स्मोक, एंड अदर गैसेस। ठीक है, तो ये सभी एयर के कंपोनेंट है, तो इसमें ऑक्सीजन भी है। ऑक्सीजन बहुत जरूरी है। ठीक है, तो एयर में ऑक्सीजन की वजह से आग जलती है। एक और कंडीशन है जो जरूरी है, वो क्या है? वो है इग्निशन टेम्परेचर, यानी कि प्रज्वलन तापमान। प्रज्वलन तापमान। ठीक है, तो ये तीनों कंडीशंस क्या हैं? बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कहीं पर भी दहन करना है या बर्न करना है किसी भी चीज को, ठीक है, बर्निंग की प्रोसेस के लिए यानी कि दहन की प्रक्रिया के लिए ये तीनों कंडीशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इन तीनों कंडीशंस में से एक भी कंडीशन हट गई तो आग नहीं जलेगी, दहन नहीं होगा।
ठीक है। तो चलो, अगर हम ईंधन हटा दें तो आग कैसे चलेगी? ईंधन का होना जरूरी है। ईंधन क्यों कह रहे हैं हम? ईंधन क्या होते हैं? हमारे कंबस्टिबल सब्सटेंस होते हैं, यानी कि दहनशील पदार्थ होते हैं। ठीक है। एक और पदार्थ होते हैं जिन्हें हम गैर दहनशील पदार्थ कहते हैं, तो उन पर आग नहीं जलती। जैसे कि अगर हम बात करें कांच की, रेत की, सीमेंट की, ठीक है, तो ये सभी क्या है? गैर दहनशील पदार्थ है, इन पर जो है आग नहीं जलती। तो आग सिर्फ किन पर चलेगी? जो ईंधन होंगे या हम कहें दहनशील पदार्थ होंगे, उन पर आग जलेगी। ठीक है। दूसरा है इग्निशन टेम्परेचर। इग्निशन टेम्परेचर का मतलब क्या है बच्चों? तो देखो, आपने देखा होगा, लकड़ी ले लें हम, और हम ले लें मिट्टी का तेल। दोनों में अगर हम एक माचिस की तीली लगाएं तो जल्दी कौन जलेगा? मिट्टी का तेल जल्दी जलेगा। क्यों? और लकड़ी जो है लेट में जलेगी। ऐसा क्यों? तो आपने देखा तो होगा, है ना, मिट्टी के तेल में जैसे ही माचिस लेकर के जाते हैं जल जाती है। या हम एलपीजी की बात करें, घरों में जो हमारे गैस सिलेंडर्स होते हैं, ठीक है, तो जब हम चूल्हा जलाते हैं, गैस जलाते, गैस ऑन करते हैं, तो उसके और माचिस की तीली लेकर के जाते हैं तो सीधा आग जलना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है। लेकिन जब हमें लकड़ी पर आग जलाना है तो उसी समय आग नहीं जलती, बहुत टाइम लगता है आग जलने में। तो ऐसा किस वजह से है? ऐसा होता है इग्निशन टेम्परेचर की वजह से, यानी कि प्रज्वलन तापमान की वजह से। अब लकड़ी जो है उसका प्रज्वलन तापमान ज्यादा होता है, जिस वजह से इसको जलाने में समय लगता है। तो जब हम लकड़ी को जलाते हैं तो कुछ समय तक लकड़ी को जो है आग में रखना पड़ता है, यानी कि सिंपली हम क्या कर रहे हैं? लकड़ी को उसके प्रज्वलन तापमान तक पहुंचा रहे हैं। ठीक है। और अगर हम मिट्टी के तेल की बात करते हैं तो इसका प्रज्वलन तापमान कम होता है, तो जैसे ही हम आग लेकर के जाते हैं सीधा ये जलना शुरू कर देता है, क्योंकि प्रज्वलन तापमान कम होता है। ठीक है। इग्निशन टेम्परेचर। और तीसरा फैक्टर है एयर, यानी कि वायु, जिसमें प्रेजेंट है ऑक्सीजन, जो जरूरी है बर्निंग की प्रोसेस के लिए। ठीक है। चलो, अब आपको ये तो समझ में आ गया कि कौन कौन से फैक्टर जरूरी हैं या हम कहें नेसेसरी हैं बर्निंग की प्रोसेस के लिए। तीनों फैक्टर क्या हैं ये भी हम समझ गए हैं। अब यहाँ पर बर्निंग की प्रोसेस को थोड़ा समझते हैं, और एयर कैसे सपोर्ट करती है वो हमें समझना है। हमें ईंधन के बारे में या प्रज्वलन तापमान के बारे में नहीं पढ़ना है। एक जनरल इंफॉर्मेशन हमने ले ली है कि ईंधन क्या होते हैं, प्रज्वलन तापमान यानी कि इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है। तो एक जनरल इंफॉर्मेशन हमने ले ली है, लेकिन पढ़ना हमें यहाँ पर मेनली एयर के बारे में है ना, यानी कि ऑक्सीजन के बारे में, कि ऑक्सीजन कैसे जरूरी है। ठीक है। चलो, तो यहाँ पर है एक बर्निंग कैंडल। अब एक और स्ट्रक्चर हम यहाँ पर बना लेंगे। चलो, अब यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे, जो ए वाला स्ट्रक्चर है उसमें क्या दिख रहा है कि जो कैंडल है वो जल रही है, बर्न हो रही है। ठीक है। चलो, जल रही है यानी कि यहाँ पर इसे ऑक्सीजन की या एयर की पर्याप्त मात्रा मिल रही है, जिस वजह से ये जल रही है कैंडल। ठीक है। अब जैसे हम इमेज 2 की तरफ बढ़ते हैं तो यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है कि टेबल के ऊपर एक कैंडल रखी गई है, फिर यहाँ पर दो वुडन ब्लॉक्स रखे गए हैं, यानी कि लकड़ी के दो गुटके कहें हम या टुकड़े कहें। ठीक है, इस तरीके से लकड़ी के दो गुटके या टुकड़े रखे हुए हैं, और इनके ऊपर रखा गया है एक जार ग्लास को इन्वर्ट करके, यानी कि उल्टा करके, है ना। एक जार ग्लास जो है उसको उल्टा करके रखा गया है, लेकिन किसके ऊपर? ये जो लकड़ी के गुटके हैं इनके ऊपर रखा गया है। ठीक है। और अब आप क्या देख रहे हो, ये जो कैंडल है अभी भी जल रही है ना। ऐसा क्यों हो रहा है? कैंडल अभी भी जल रही है जबकि हमने इसके ऊपर एक इन्वर्टेड जार ग्लास को रख दिया है। तो क्या हो रहा है? सिंपली यहाँ से जो एयर है वो आसानी से इसके अंदर जा पा रही है ना, क्योंकि यहाँ से देखो क्या इनफ स्पेस है, तो एयर यहाँ से अंदर जा सकती है, बिल्कुल जा सकती है। तो एयर यहाँ से अंदर जा पा रही है, इस एरिया से अंदर जा पा रही है, जिस वजह से ये जो कैंडल है ये क्या कर रही है? कंटिन्यू बर्निंग, कंटिन्यू बर्न हो रही है, यानी कि लगातार जल रही है। ठीक है। अब आपको क्या करना है, ये जो वुडन ब्लॉक्स है
अब आपने ये वुडन ब्लॉक्स यहाँ से हटा दिए हैं। अब सीधा टेबल के ऊपर कैंडल रखी हुई है और कैंडल के ऊपर ही क्या रख दिया है, इन्वर्टेड ग्लास रख दिया है, ग्लास को उल्टा करके रख दिया है। अब ये गुटकों को, ये जो लकड़ी के गुटके हैं, इन्हें हटा दिया गया है यहाँ से। तो अब आपको क्या दिखेगा, ये जो कैंडल है आपको क्या दिख रही है कि कैंडल ने जलना बंद कर दिया है, कैंडल स्टॉप बर्निंग, क्योंकि यहाँ से एयर अंदर जाने का कोई पैसेज है ही नहीं, कोई रास्ता नहीं है। तो एयर यहाँ से अंदर नहीं जा पा रही, जिस वजह से कैंडल को अब एयर यानी कि ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही, और कैंडल ने क्या कर दिया है, जलना बंद कर दिया है। धीरे धीरे कैंडल बुझ जाएगी, फड़फड़ाते हुए बुझ जाएगी। क्लियर है इतना? तो यहाँ से आपको क्या समझ आता है कि बर्निंग की जो प्रोसेस है, अब वो ये वाली बर्निंग की प्रोसेस हो या कैंडल जलना हो या कोई भी बर्निंग की प्रोसेस हो, आपको वहां पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या दिखेगा, वो है ऑक्सीजन। ठीक है, बिना ऑक्सीजन के बर्निंग की प्रोसेस कभी होगी ही नहीं। ठीक है, चलो, तो इसको हमने यहाँ पर अच्छे से समझ लिया है कि कैसे जो है एयर बर्निंग की प्रोसेस में सहायता करता है। क्लियर है? चलो, इसे आप देख लो एक बार। चलिए, तो इतना क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अभी तक जो भी हमने चैप्टर में पढ़ा है उसको रिकॉल कर लेते हैं। तो अभी तक हमने सिर्फ 2-3 टॉपिक पढ़े हैं कि जो एयर है उसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या है, ये हमने पढ़ा है। तो ये है रही प्रॉपर्टीज। इसके अलावा हमने पढ़ा है कि एयर बर्निंग में सपोर्ट करती है। ठीक है, तो ये 2-3 चीजें हमने पढ़ी हैं और एयर की प्रॉपर्टीज को हमने एक्टिविटीज से भी समझा है। तो ये सारी चीजें जो भी हमने पढ़ी है उसे एक बार रिकॉल करके फिर आगे चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं। चलो, तो प्रॉपर्टीज यानी कि, चलो तो प्रॉपर्टीज देखो। सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है, एयर क्या है, ऑर्डरलेस है। ऑर्डरलेस यानी कि इसकी कोई स्मेल नहीं होती। तो स्मेललेस भी यहाँ पर लिखा हुआ है, दोनों का एक ही मतलब है, आप कोई भी एक लिख सकते हो। टेस्टलेस होती है यानी कि कोई स्वाद इसका नहीं होता। इसके अलावा एयर ट्रांसपेरेंट भी होती है, या आप कहो इसे कलरलेस भी होती है। ठीक है, ट्रांसपेरेंट भी होती है और कलरलेस भी होती है। ठीक है, चलो नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं कि एयर क्या करती है, स्पेस ऑक्यूपाई करती है। ठीक है, जगह घेरती है। जैसे कि आप देख पा रहे हो ये बलून है, तो ये जो बच्चा है ये बलून को क्या कर रहा है, बलून फुला रहा है। बलून फुलाने का मतलब कैसे फुला रहा है, इसके अंदर जो है एयर भर रहा है। ठीक है, अब ये जो स्टूडेंट है या ये जो भी बच्चा है, तो ये इसके अंदर एयर भर रहा है। इसका मतलब क्या हो रहा है कि यहाँ पर जब एयर इसके अंदर भर रहा है तो इसका साइज क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि एयर इसके अंदर क्या कर रही है, जगह घेर रही है। और जैसे जैसे इसका साइज बड़ा होगा ज्यादा ज्यादा एयर इसके अंदर आती जाएगी। ठीक है, तो मतलब एयर क्या करती है, जगह को घेरती है। दूसरा, जैसे कि हमने ये डिफ्लेटेड बलून से समझा था, ये बलून डिफ्लेट हो चुका है यानी कि इसकी सारी हवा बाहर निकाल दी गई है। और जो डिफ्लेट नहीं हुआ, आपको क्या दिख रहा है कि इसका जो वेट है, ए वाले का वेट जो है वो बी वाले से ज्यादा है। किस वजह से, क्योंकि इसके अंदर एयर के एटम्स हैं और इसके अंदर एयर के एटम्स हमने सारे बाहर निकाल दिए हैं, इसके अंदर एयर नहीं है। इस वजह से हमें ये प्रॉपर्टी भी समझ आ गई थी कि एयर का क्या होता है, वेट होता है। ठीक है, तो आप बीम बैलेंस पे देख सकते हो इस तरीके से। नेक्स्ट है कि एयर क्या करती है, प्रेशर एक्सर्ट करती है, जिसको हमने इस वाले एक्सपेरिमेंट से देखा था, इंडेक्स कार्ड वाले से। नेक्स्ट, एयर क्या है, बर्निंग के लिए इंपॉर्टेंट होती है, बर्निंग के लिए नीडेड होती है। दहन की प्रक्रिया बिना एयर के नहीं हो सकती। तो जो भी प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी है उसको हमने क्या कर लिया है, एक बार में ही इसमें इस तरीके से लिख दिया है, ताकि आप ऐसा फ्लो चार्ट बना लो अपनी कॉपी में और आसानी से आपको ये सारी प्रॉपर्टीज याद भी हो जाए। ठीक है, चलिए, तो इसे आप एक बार देख लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कुछ पॉइंट्स और हैं जो हमें डिस्कस करने हैं, जो हमें थोड़ा समझने हैं। खैर, हमें ये पॉइंट्स पहले से पता है,
ठीक है, चलो तो देखते हैं एक एक करके। हमारी पृथ्वी हवा की एक पतली परत से घिरी हुई है, बिल्कुल जो हमने पहले भी डिस्कस कर लिया था। ठीक है, कि अर्थ जो है हवा की एक पतली परत से घिरी हुई है। हम हवा को देख नहीं सकते, ठीक है, ट्रांसपेरेंट है, कलरलेस है, ठीक है, लेकिन हम इसे देख भी नहीं सकते। क्या हम देख पा रहे हैं हमारे आसपास एयर को? नहीं देख पा रहे हैं ना, तो देख हम नहीं सकते हैं, लेकिन हम इसे कई तरीकों से इसकी उपस्थिति को महसूस कर सकते हैं। तो इस तरीके से अगर हम करते हैं तो जो फेस पे हवा आती है ना, तो इससे हमें इसकी उपस्थिति महसूस होती है। इसके अलावा कई और चीजें हैं जिनसे कि हमें इसकी उपस्थिति महसूस होती है, जैसे कि पेड़ों की पत्तियां सरसराती हैं और शाखाएं हवा में हिलती हैं। इससे भी हमें हवा की जो मौजूदगी है, इसकी जो प्रेजेंस है, उसका पता चलता है। दूसरा, हवा की उपस्थिति के कारण कपड़े रस्सी पर लटके हुए होते हैं। हवा है तभी तो कपड़े रस्सी पर लटके हुए हैं, है ना, और हमें हिलते हुए भी दिखते हैं हवा की वजह से ही। यह परत पृथ्वी की सतह के कई किलोमीटर ऊपर तक फैली हुई है और इसे वायुमंडल कहा जाता है। तो ये जो है पृथ्वी के कई किलोमीटर ऊपर तक फैली हुई है और इसे हम वायुमंडल या एटमॉस्फेयर भी कहते हैं। तो आप देखोगे, अभी हम थोड़ा देर में पढ़ने वाले हैं, ये है हमारी अर्थ, और अलग अलग लेयर्स हम अर्थ के बाहर जो है वो पढ़ने वाले हैं। ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, ठीक है, थर्मोस्फेयर, एक्सोस्फेयर। तो ये लेयर्स ऑफ अर्थ जो है वो हम पढ़ेंगे, ठीक है, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, थर्मोस्फेयर और एक्सोस्फेयर। ये जो 5 लेयर हैं अर्थ के बाहर, वो सारी लेयर्स को हम देखेंगे, ठीक है। और कौन सी लेयर में क्या होता है, जैसे अगर हम बात करें एयरक्राफ्ट किस लेयर में है, ओजोन लेयर किस लेयर में होती है, ठीक है, एयरक्राफ्ट किस लेयर में जो है फ्लाई करते हैं, ठीक है। इसके अलावा सैटेलाइट्स कौन सी लेयर में होती है, क्लाउड कौन सी लेयर में होते हैं, तो ये सभी हम देखेंगे, आगे देखेंगे। फिलहाल आपको ये जो पॉइंट्स हमने लिखे हैं बहुत इजी पॉइंट्स हैं, ठीक है, आपको समझ में आए होंगे। तो एक बार आप इन्हें देख लीजिए और नोट भी कर लीजिए। चलो, तो इतना तो आपको समझ में आया होगा क्योंकि ये इजी थी। अब बात करते हैं विंड के बारे में, या जिसे हम पवन कहते हैं। चलिए, तो चलती हवा को पवन कहा जाता है। तो हवा जब तेजी से चलती है, देखो अभी आपके आसपास आपको लग रहा है कि हवा चल रही है ना, ऐसा लग रहा है एक जगह पे ठहरी हुई है ना। क्यों लग रहा है? क्योंकि अभी हवा जो है वो चल नहीं रही है, मतलब चल तो रही है धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे, लेकिन जब हवा तेजी से चलती है तो आपने महसूस किया होगा, जैसे हवा का झोंका जब कभी आपसे टकराता है, ठीक है, कभी आपने देखा है कि बहुत विंडी रहता है, जो बाहर का जो हमारा वेदर है वो बहुत विंडी रहता है, यानी कि हवा चलती रहती है बहुत तेजी से, ठीक है, तो उसी को हम पवन कहते हैं। अब ये काफी खतरनाक भी होता है, बहुत ज्यादा डेंजरस भी ये होता है। तो हम हवा को महसूस कर सकते हैं जब वह पेड़ों की पत्तियों को हिलाती है, या तूफानों के दौरान। तो अगर हम तूफानों की बात करें तो तूफानों के दौरान हवा जो है बहुत तेज गति से चलती है। तो तूफान कहते ही उसे जब हवा जो है बहुत तेज गति से चलती है। तो इतनी तेज गति से हवा चलती है कि ये रास्ते में आने वाले पेड़ पौधों को भी उखाड़ देती है, ठीक है, यहाँ तक कि रास्ते में आने वाले पेड़ पौधों को भी उखाड़ देती है, पेड़ों को भी उखाड़ देती है। या कोई भी, हमने कोई भी वस्तु रखी हुई है उसको भी कई बार हवा क्या करती है, अपने साथ ही लेकर के चलती है, यानी कि उड़ा देती है, ठीक है। तो इतना आपको समझना है कि मूविंग एयर इज नोन एज विंड, यानी कि चलती हवा को मूविंग एयर इज नोन एज विंड, यानी कि चलती हवा को पवन कहा जाता है। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है जब हवा तेजी से चलेगी, ठीक है। तो तेजी से चलेगी तो इसके कुछ नुकसान भी हैं जो हमने यहाँ पर देख लिए हैं। चलिए, नोट कीजिए इतना। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आ गया, व्हाट इज एयर मेड अप ऑफ। एयर जो है वो किससे बनी हुई है, इसके बारे में समझते हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट भी है और बहुत इजी भी है, जितना इंपॉर्टेंट है उतना इजी भी है, ठीक है। तो आपको कुछ चीजें बस यहाँ पर ध्यान रखनी है। चलो,
तो यहाँ पर हमें देखना है एयर किस किस से मिलकर के बनती है, ठीक है, क्या क्या कंपोनेंट है इसमें और कितना प्रतिशत भाग है किस कंपोनेंट का है, ठीक है। चलो तो सबसे पहले बात करते हैं वायु। चलो तो यहाँ पर एक पाई चार्ट दिया गया है जिसकी मदद से आप देख सकते हो। तो देखो 78% यानी कि इतना बड़ा भाग, ये जो पूरा आपको दिख रहा है ये पार्ट, ये किसका है, ये है नाइट्रोजन, यानी कि हमारी एयर में सिर्फ 78% क्या है, नाइट्रोजन ही है। तो एयर में है N2 यानी कि नाइट्रोजन कितना, 78%, ठीक है। ठीक है, नाइट्रोजन 78%, ठीक है। चलो इसके बाद इसमें है ऑक्सीजन। कितना है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन है 21%। जैसे आप देख पा रहे हो ये इतना बड़ा पोर्शन जो है 21%, ये क्या है, हमारा ऑक्सीजन है, ठीक है। चलो उसके बाद ये 1% आपको दिख रहा होगा, बहुत छोटा सा 1%। तो ये 1% क्या है, इस 1% में है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर यानी कि जल वाष्प, एंड अदर गैसेस और अन्य गैसें, जैसे कि और अन्य गैसों के अलावा धूल है, धुआं है, तो ये सब बाकी के 1% में आता है, ठीक है। तो बाकी का जो 1% है उसमें क्या आता है, उसमें आता है कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, वाटर वेपर, इसके अलावा डस्ट, स्मोक एंड अदर गैसेस और अन्य गैसेस। कितना परसेंट है, 1%। ये सभी कितना है, बाकी का 1%, ठीक है। तो इतना आपको ध्यान रखना है। तो आप इस तरीके से चार्ट से भी ध्यान रख सकते हो या ऐसे लिख करके भी आप ध्यान रख सकते हो, ठीक है। तो ध्यान रखना है 70% सॉरी 100% अगर एयर है तो 100% एयर में क्या है, 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन और बाकी का 1% CO2 और जो भी हमारे अदर गैसेस हैं। अच्छा ये जो वाटर वेपर है, डस्ट है, स्मोक है, ये डिपेंड करता है कौन सी जगह है, ठीक है। तो ये जगह पर डिपेंड करता है, हो सकता है कहीं पर वाटर वेपर ज्यादा हो, कहीं पर वाटर वेपर कम हो सकता है डस्ट कहीं पर ज्यादा हो, कहीं पर कम हो, स्मोक कहीं पर ज्यादा हो, कहीं पर कम हो, लेकिन बाकी चीजें ये फिक्स रहती है, ठीक है। अगर हम सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो ये 0.03 से 0.04% के बीच में होता है, ठीक है। इतना आपको ध्यान रखना है, चलिए नोट कर लीजिए इतना। चलिए बच्चों, तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे हम अपने आने वाले अगले सेशन में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।